वी आर स्टार्टिंग विद जीओसी लेक्चर 2 नाउ, जीओसी 2 नहीं, जीओसी लेक्चर 2, ठीक है। तो आई वेलकम एवरीवन फॉर दिस लेक्चर। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्या क्या देखा था? लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है इंटरमीडिएट फॉर्मेशन और एक होती है ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन। अब ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन कैसी होती है? वन स्टेप रिएक्शन होती है जिसमें ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज लिखते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें होता है बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन। ये कैसे प्रोसेस होती है? ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती है, एक साथ चलती है। बॉन्ड ब्रेकिंग के साथ साथ बॉन्ड फॉर्मेशन पैरेलली चलता है, एक साथ चलता है। इंटरमीडिएट फॉर्मेशन में क्या होता है? पहले बॉन्ड ब्रेक होता है, इंटरमीडिएट बनते हैं और फिर बाद में नया बॉन्ड फॉर्म होता है। तो तीन टाइप के इंटरमीडिएट देखने को मिलते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन और कार्बन फ्री रेडिकल। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स। ये दोनों किससे बनते हैं? कार्बोकैटायन और कार्बन आयन हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से बनते हैं। और कार्बन फ्री रेडिकल कैसे बनता है? होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से बनता है। बॉन्ड क्लीवेज का मतलब बॉन्ड ब्रेक करना। इसमें किसी को कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है इसमें तो प्लीज पूछ लो। दिस इज वेरी इजी, ये लास्ट टाइम पे अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? नहीं है, वेरी गुड। तो रिएक्शन मैकेनिज्म दो टाइप का, फिर होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होता है? हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में अनइक्वल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होता है? इक्वली इलेक्ट्रॉन्स वापस चले जाते हैं, जिसका जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको वापस मिल जाता है। तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से क्या चीज बन गई? होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से न्यूट्रल चीज बन गई। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से न्यूट्रल चीज बन गई। और कार्बन आयन और कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन क्या है? पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, दिख रहा है उस पर। कार्बन आयन क्या है? नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, उस पर भी दिख रहा है। फिर एक और चीज बताई थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स करेंसी ऑफ रिएक्शंस होता है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट चीज है और इलेक्ट्रॉन रिच चीज है। कार्बन आयन क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। कार्बोकैटायन क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। और फ्री रेडिकल क्या है? तो फ्री रेडिकल भी अपन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंसिडर करें, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करते नहीं है, तो ये डोनेट करके पॉजिटिव नहीं बनाना चाहेगा, एक्सेप्ट करके निगेटिव बना लेगा। तो नॉन मेटल्स ओनली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स या फिर दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन इज अ नॉन मेटल, सो इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इट विल शेयर इलेक्ट्रॉन। तो सर सिर्फ फिर यही तीन टाइप के इंटरमीडिएट होते हैं क्या? ऐसे भी इंटरमीडिएट रहते हैं जैसे H+, Cl-। लेकिन ये वाले इंटरमीडिएट्स के बारे में हम इतनी ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के रिलेटेड ही अपन चर्चा करते हैं। कोई डाउट इसमें? नो डाउट्स, ठीक है। अब होमोलिटिक और बॉन्ड हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो गया अपना। अब हम लोग देखेंगे कुछ कार्बोकैटायन की प्रॉपर्टीज। तो तीनों जो पार्ट्स है, सबसे पहले अपन इंटरमीडिएट देख रहे हैं। बहुत सारे लेक्चर्स तक अपन को इंटरमीडिएट ही स्टडी करना है, एंड इंटरमीडिएट स्टडी होने के बाद में अपन ट्रांजिशन स्टेट वाली चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कार्बोकैटायन के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसमें दो चार पॉइंट्स आप लोग लिख लो कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। लिखते जाओ मेरे साथ में नोटबुक में। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। इसके अंदर एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, ठीक है। वैकेंट p ऑर्बिटल लिखना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन लिखना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लिखना। ये कार्बोकैटायन की कुछ प्रॉपर्टीज है। These are some properties of कार्बोकैटायन: इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड वैकेंट p ऑर्बिटल। सर ये वैकेंट p ऑर्बिटल का मतलब क्या है? लास्ट टाइम पे मैंने बोला था केमिकल बॉन्डिंग पता होना चाहिए, तो लोग पढ़ के आए होंगे। अब जैसे ये कार्बोकैटायन है, तो कार्बोकैटायन पे तीन बॉन्ड रहते हैं। जैसे मीथेन कैसा रहता है? मीथेन मीथेन कंपाउंड है, मीथेन इज अ कंपाउंड। तो मीथेन में तो चार बॉन्ड है, कार्बन की वैलेंसी 4 है। लेकिन एक बॉन्ड ही हट गया, एक पूरा का पूरा बॉन्ड डिलीट हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया? उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। कहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज? कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सॉरी सॉरी, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आगे, अब इसके अंदर देखो, ये जो तीन बॉन्ड्स है, ये तीनों बॉन्ड sp2 वाले हैं, और एक p ऑर्बिटल है जो वैकेंट है। सो दिस इज दैट p ऑर्बिटल। तो ये जो ऐसा अपन ने पत्ते के जैसा बनाया है, दिस इज वैकेंट p ऑर्बिटल। ये पूरा का पूरा एक p ऑर्बिटल रहता है। ये पता है ना, दो गोले मिला के एक p ऑर्बिटल बनाते हैं। ये दो p अलग अलग नहीं है, वो एक ही गोला है, डम्बेल शेप बोलते हैं उसको। और ये वाले जो बॉन्ड्स है, जो ये वाले बॉन्ड्स मैं रेड कलर में मार्क कर रहा हूँ, ये वाले बॉन्ड्स sp2 वाले तीन बॉन्ड्स है। तो तीन sp2 बॉन्ड हो गए, और ये कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर हो गया। कार्बोकैटायन स्ट्रक्चर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो उसका ज्योमेट्री कैसा होगा? उसका ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लेनर, 120 डिग्री वाला ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। डाउट है क्या इसमें किसी को? शांतनु अनम्यूट।
तो अपन ने CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाला, तो फिर वो सब पिरामिडल क्यों नहीं बनता? पिरामिडल क्यों नहीं बनता? आप बताओ क्यों नहीं बनता, सोचो इसमें। अगर हाइड्रोजन निकाल दिया तो उसका एक बॉन्ड कम हो गया ना, मतलब फिर हाँ वो हाँ। बोरॉन जैसा बन गया ना, BH3 जैसा बन गया वो। एक बॉन्ड ही हाँ हटा दिया अपन ने। कैसा रहता है कि अगर एक बॉन्ड हटा के लोन पेयर रखते थे तो पिरामिडल बनता था नाइट्रोजन के जैसा। वहां पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से वो नाइट्रोजन जैसा पिरामिडल बन जाएगा। तो वो वाली चीज अपन अभी कार्बन आयन जब देखेंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है शांतनु? यस सर, ओके। ठीक है। तो अभी अभी एक सेकंड होल्ड करो यार आप लोग, ठीक है? ठीक है, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है तो हाथ उठाएं। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू कैन हियर मी वेरी क्लियरली। आज की क्लास में तो स्टार्टिंग में पूछा ही नहीं मैंने, आवाज आ रही है तो हाथ उठाए। ओके, थैंक यू। लोअर योर हैंड्स प्लीज, हाथ नीचे कर लो। तो ये चीज क्या हो गई? ये चीज sp2 हाइब्रिडाइज हो गई। तो शांतनु ने जो डाउट पूछा बहुत अच्छा डाउट था कि वो पिरामिडल क्यों नहीं बनेगा। तो पिरामिडल बनता है कार्बन आयन। कार्बन आयन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहता है, अपन वो चीज देखेंगे अभी। ठीक है? तो इसमें वैकेंट p ऑर्बिटल लिख लेना, CH3 प्लस लिख लेना, ऐसा स्ट्रक्चर बना लेना, बोल देना 3sp2 बॉन्ड्स है। और उसमें एंगल भी लिख लेना, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन 120 डिग्री। इसको लिख लो जल्दी से। चले आगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में बात कर लेते हैं। उसको ऐसे लिख लेना CH3 डॉट, उसके साथ लिखना न्यूट्रल, न्यूट्रल के साथ लिखना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और उसमें लिखना ऑक्टेट रूल की वजह से। न्यूट्रल लिखना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लिखना, ऑक्टेट रूल लिखना। इसमें भी लिखना sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें भी लिखना 120 डिग्री। यहाँ पे लिखना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी लिखेंगे अपन 120 डिग्री, बढ़िया एकदम। और क्या लिख सकते हैं इसमें? स्ट्रक्चर बनाएंगे। और जो इसका ऐसा गोला बनाएंगे उसमें एक इलेक्ट्रॉन शो कर देना। और एक ये पॉइंट लिख लेना, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। द फ्री इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ प्रेजेंट है? अनहाइब्रिड वाले p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। द अनपेड इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। क्योंकि sp2 है ना, तो ये चीज जनता को समझ में आनी चाहिए अभी कि हाइड्रो कार्बन में एक ऐसा रहता है और 3p रहते हैं, है ना? कार्बन में एक s का ऑर्बिटल है, 3p के ऑर्बिटल है, तो 3 में से 2 गए बॉन्डिंग के लिए और एक बच गया अनहाइब्रिड वाला p। जो अनहाइब्रिड वाला p है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एक ही एरो बनाया। ये देखा होगा आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में, फुल फील्ड, हाफ फील्ड, एम्प्टी। तो ये फुल फील्ड वाला सोचना कार्बन आयन जैसा, हाफ फील्ड वाला सोचना फ्री रेडिकल जैसा, और कार्बोकेटायन वाला सोचना एम्प्टी। तो समझ में आ जाएगा। कार्बोकेटायन वाला खाली डब्बा, फ्री रेडिकल वाला हाफ फील्ड क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है खुद का कार्बन का, और कार्बन आयन वाला CH3 माइनस, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से निगेटिव चार्ज आया, लोन पेयर की वजह से नहीं आया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से निगेटिव चार्ज आया। कल की क्लास में बहुत डिस्कस किया था अपन ने इस पे। निगेटिव चार्ज इज बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और वो लिख लिया CH3 माइनस। हो गया, चले आगे। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? कुछ पूछना है किसी को यहाँ तक?
नहीं पूछना है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़े। अब लास्ट देखेंगे अपन कार्बन आयन। तो कार्बन आयन की कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो, यहाँ लिख लेना इलेक्ट्रॉन रिच, इसमें लिखना sp3, फिर उसका शेप लिखना पिरामिडल। इलेक्ट्रॉन रिच, sp3, पिरामिडल, निगेटिव चार्ज, फिर उसका डायग्राम भी बना लेना। वो डायग्राम मतलब ज्योमेट्री वगैरह कुछ बनाते ना अपन, फिर ऐसे दो डॉट बताते, फिर ये पूरे पे निगेटिव चार्ज बताते। सही है, इसको लिख लो। ये स्टेटमेंट भी लिख लो, CH3 माइनस जो है वो अमोनिया के साथ आइसो स्ट्रक्चरल और आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। CH3 minus is isostructural and isoelectronic with NH3। अमोनिया के साथ में ये चीज आइसोस्ट्रक्चरल भी है और ये चीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। कार्बन आयन आइसोस्ट्रक्चरल मतलब क्यों? क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, पिरामिडल है। हाँ, और एक चीज, उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है और उसका शेप पिरामिडल है, ये लर्न करना। कार्बन आयन CH3 माइनस, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल एंड द शेप इज पिरामिडल। ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस पता है जनता को? शेप मतलब जो बॉन्ड पेयर वाला रहता है, ज्योमेट्री मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कंबाइन करके जो रहता है। ठीक है ये चीज, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन लिख लेना sp3। अब उसके नीचे एक छोटा सा पैसा पॉइंट करके लिखना, ऐसा ठिपका मारना वहां पे, और वहां पे कंसेप्ट लिख लो। वो कंसेप्ट 3 4 10 15 लेक्चर के बाद एक्सप्लेन करेंगे। ड्यूरिंग रेजोनेंस, रेजोनेंस के वक्त, ड्यूरिंग रेजोनेंस कार्बन आयन shows sp2 hybridization। ड्यूरिंग रेजोनेंस, रेजोनेंस के वक्त कार्बन आयन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। इसको लिख लो, रेजोनेंस के वक्त कार्बन आयन शोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये नाम सुना है क्या पहले? रेजोनेंस केमिकल बॉन्डिंग में शायद हुआ होगा, सुना है तो हाथ उठाए। केमिकल बॉन्डिंग में नाम सुना होगा आप लोगों ने रेजोनेंस, तो जैसा रेजोनेंस वहां है वही वाला मोर और लेस सेम। हाँ ठीक है, हाथ नीचे कर लो, थैंक यू। मोर और लेस वैसा ही सेम कंसेप्ट अपन यहाँ पे भी डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर में, 4 5 लेक्चर के बाद में। तो रेजोनेंस अच्छा कंसेप्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होता है उसमें, आपने देखा होगा NO2 वगैरह के एग्जांपल लिए गए होंगे क्लास में, तो अपन वो डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चले आगे अपन। कितने लोग लिख रहे हैं इसको? कितने लोग लिख रहे हैं? कोई नहीं लिख रहा है, चले आगे। ठीक है, और एक चीज, आज का क्लास 8:30 to 9:30 रखना था मुझे, लेकिन आई गेस NB13 में से मेडिकल या इंजीनियरिंग, आई गेस इंजीनियरिंग बैच का फिजिक्स का डाउट क्लास वगैरह कुछ चल रहा था, तो देयरफॉर वी स्टार्टेड ऑन द शेड्यूल टाइम एंड वी विल एंड द क्लास ऑन शेड्यूल टाइम। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, अब अपन ने तीनों टाइप के इंटरमीडिएट देख लिए। क्या देखे अपन ने? इंटरमीडिएट्स। ट्रांजिशन स्टेट को बाजू में रखो, ट्रांजिशन स्टेट 3 महीने के बाद देखेंगे। फॉर द टाइम बिंग इंटरमीडिएट पर फोकस करो। तो कोई रिएक्शन चल रही है, अब वो रिएक्शन चल रही है तो क्या हो रहा है उसमें? जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं। मॉलिक्यूल ब्रेक होने के बाद क्या बन रहा है? इंटरमीडिएट बन रहा है। और फिर इंटरमीडिएट क्या करते हैं? इंटरमीडिएट रिकंबाइन करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। इंटरमीडिएट्स रिकंबाइन टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ठीक है, फिर ये भी बताया था मैंने लास्ट टर्न पे, एक होता है अटैकिंग रिएजेंट और एक होता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, हाँ। और फिर बनाता है वो प्रोडक्ट। तो अटैकिंग रिएजेंट जो है वो अटैक करता है सबस्ट्रेट पे। और एक चीज हमेशा याद रखना, जो एरो रहता है ना, एरो रिएक्शन में हम बहुत बार एरो यूज करेंगे, तो एरो हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ अपन बनाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट एरोज आर क्रिएटेड फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहां से एरो स्टार्ट होएगा, और जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वहां पे एरो जाएगा, फिर रिएक्शन हो जाएगी। समझा ये सबको? इजी है ये चीज, टाइम पास है ये भी। आगे बढ़े। आवाज आ रही है ठीक से? आवाज आ रही है, स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही है तो हाथ उठाए, प्लीज रिस्पॉन्ड करें क्लास में। बहुत बढ़िया, थैंक यू। नेक्स्ट, अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो ये जो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स है, इसमें अपने को बहुत सारे इफेक्ट्स सीखने को मिलते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स में क्या होते हैं? 4-5 इफेक्ट होते हैं। तो पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है रेजोनेंस, तीसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन। बस इतना ही है अपने लिए, अभी इतना ही है। सो देर आर 3 इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। लिख लो, लिखवा के दे रहे हैं, शॉर्ट में लिखना। शॉर्ट हैंड पता है ना, बड़ा बड़ा सेंटेंस नहीं लिखना, लेकिन शॉर्ट में लिखना, कीवर्ड्स आने चाहिए नोट्स में। देर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स: इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। 3 टाइप के इफेक्ट्स अपने को स्टडी करने मिलेंगे, इंडक्टिव, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। उससे क्या होगा? उससे हम स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स स्टडी कर पाएंगे। इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, फिर लास्ट टर्न पे ये एक पॉइंट बताया था, दैट CH3 माइनस, CH3 प्लस और CH3 डॉट, इनकी स्टेबिलिटी आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। दिस इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। कार्बोनायन और कार्बोकेटायन दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। हम ये नहीं बोल सकते ये वाला कार्बोकेटायन वो वाले कार्बोनायन से ज्यादा स्टेबल है। कार्बोनायन कार्बोनायन के साथ स्टेबिलिटी कंपेयर करो, कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन के साथ स्टेबिलिटी कंपेयर करो। ठीक है, यस हर्ष बोलिए। सर वो पहला वाला क्या बोला था आपने, आई के लिए कौन सा? हाँ, इंडक्टिव, इंडक्टिव इफेक्ट, वो मैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट रहता है ना, इंडक्शन हाँ सर। कुकर, वैसा इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, हाँ सर। ओके सर। तो इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ये 3 क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स है। दीज आर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। फिर उससे हम स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं अपन उससे? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स डिफाइन करते हैं। सर फिर ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता? ट्रांजिशन स्टेट बाद में, और जब ट्रांजिशन स्टेट पढ़ेंगे तब उसकी स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए उसके रूल्स अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपके दिमाग में ऐसा चैप्टर का स्ट्रक्चर बनना चाहिए, ऐसा पता होना चाहिए, ऐसे लॉजिक डेवलप होना चाहिए। एक चार्ट जैसा इमेजिन करो, रिएक्शन मैकेनिज्म है, उसमें लेफ्ट साइड में इंटरमीडिएट है, राइट साइड में ट्रांजिशन है। तो अभी हम लोग सिर्फ लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं। इंटरमीडिएट फॉर्मेशन 2 तरीकों से, होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक। हेट्रोलिटिक में कार्बोकेटायन कार्बन आयन, और होमोलिटिक में फ्री रेडिकल। और उतने पूरे रीजन में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। फिर 2 इंटरमीडिएट्स को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते। कार्बन आयन आपस में कंपेयर करना, कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन आपस में कंपेयर करना। हाँ, और कार्बन फ्री रेडिकल भी अलग से आपस में कंपेयर करना। हो जाएगा ये? आगे बढ़े अपन। कोई लिख रहा हो तो हाथ उठाए प्लीज। चलो कोई नहीं लिख रहा है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब पहला इफेक्ट अपन स्टडी करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान से देखेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट अराइजेस बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसीलिए बोला था केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करना। नहीं सर, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पीरियोडिक टेबल में आता है, हमको तो केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करने बोला था आपने। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट आता है। क्या होता है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा। पुश करेगा मतलब धक्का देगा। तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट ना 2 टाइप का आता है। उसकी वजह से 2 टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है, प्लस आई और माइनस आई। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट
एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो भी हेलोजेंस होते हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, OH ग्रुप फॉर एग्जांपल, ये सारे ग्रुप्स क्या दिखाते हैं, ये सारे ग्रुप्स नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं। क्यों सर, क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सर ज्यादा किसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन। हमारी सारी चीजें हम कार्बन के रिस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कौन से ग्रुप्स बताते हैं? निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप्स बताते हैं क्लोरीन, ब्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन भी ले लेना, और OH ग्रुप भी ले लेना। फिर NH2 ग्रुप भी ले सकते हैं, है ना, अल्कोहल ले लिया तो अमाइन भी ले लो। ठीक है ये चीज। फिर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कौन से ग्रुप बताते हैं? तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो उसके लिए आप लोग सिर्फ ऐसे CH3 लिख लो, C2H5 लिख लो, ऐसे ग्रुप लगा के। इनको भी ग्रुप लगाना है, ऐसे बॉन्ड लगाना, क्योंकि वहां से जाके वो बॉन्ड करने वाला है। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये दो एग्जांपल अभी लिख लो, CH3 एंड C2H5 ग्रुप। फिर 2 पॉइंट्स लिख लो। हाइड्रोजन के लिए इंडक्टिव इफेक्ट 0 लेते हैं, हाइड्रोजन के लिए इंडक्टिव इफेक्ट 0 लेते हैं, और R अल्काइल ग्रुप के लिए इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव रहता है। अल्काइल ग्रुप के लिए पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, हाइड्रोजन के लिए 0 होता है, हेलोजेंस के लिए निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। फॉर हेलोजेंस द इंडक्टिव इफेक्ट इज निगेटिव, फॉर हेलोजेंस इंडक्टिव इफेक्ट इज निगेटिव। हाइड्रोजन के लिए 0, अल्काइल ग्रुप के लिए पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये लर्न करना, ठीक है। फिर उसके नीचे और एक पॉइंट लिख लो, उसके नीचे और एक पॉइंट लिख लेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। सेकेंड पॉइंट लिखो, इट इज नॉट considered after 3 carbon atoms, inductive effect is distance dependent, it is not considered after 3 carbon atoms, 3 कार्बन एटम के बाद में इंडक्टिव इफेक्ट को कंसीडर नहीं करते, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट रहता। ये हो गए 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखो, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। 2 टाइप के इफेक्ट देखने को मिलेंगे, परमानेंट और टेम्पररी। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? अभी अपन धीरे धीरे इंडक्टिव इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं, धीरे धीरे इंडक्टिव इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। शांतनु बोलिए। तो सेकंड वाले पॉइंट में आपने ये बोला ना कि इट इज नॉट कंसिडर्ड आफ्टर 3 कार्बन। हाँ, मतलब चौथे कार्बन के बाद में इंडक्टिव इफेक्ट को 0 कंसीडर करना, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट है ना, तो जितना दूर जाते हैं उतना कम होते जाता है, और एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाता है। तो तीसरे तक चलता, चौथे से खत्म होता। तो मतलब 3 लिखना कि 4? 3 लिखना कि 4? आपकी एज क्या है? 16। 16, मतलब 17वां साल चालू है ना, हाँ 16 कंप्लीट हो गए ना धरती पे। हाँ सर। तो बस वैसा ही है ये, मतलब ओके 3 सर। पे रहता, जैसे 16 कंप्लीट हो गया, 17वां चालू हो गया, तो चौथे से इंडक्टिव इफेक्ट 0, इट इज कंसिडर्ड अप टू 3 कार्बन एटम्स। ओके सर। मतलब समझा ना? कहाँ गया? अनम्यूट करो एक बार। हाँ सर समझा। हाँ, तीसरे तक इंडक्टिव इफेक्ट लेना, चौथे से 0 लेना। ठीक है, अपन करेंगे अभी, वो एग्जाम्पल वगैरह से हो जाएगा। चले आगे, इसको डिलीट करें क्या? किसी को कुछ पूछना है? कोई लिख रहा है, हाथ उठाओ।
नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन प्लस आई और माइनस आई के एग्जांपल्स देख रहे हैं, तो पहले पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का एग्जांपल अपन देखेंगे। ठीक है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो अपने पास में ये ग्रुप है CH3 CH2 CH2 और ये CH2 पॉजिटिव। तो इमेजिन करो कि ये वाले कार्बोकैटायन पे मुझे इंडक्टिव इफेक्ट स्टडी करना है। क्या करना है? ये वाले कार्बोकैटायन पे इंडक्टिव इफेक्ट स्टडी करना है। थोड़े कार्बन बढ़ा लेते हैं अपन यहाँ पे, CH2 CH3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ ये जो बड़ा सा ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप पूरा का पूरा इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा इस पे। ठीक है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा तो क्या करेगा, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन वो उसको दे रहा है, तो ऐसे एरो का डायरेक्शन आप लोग समझे। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया, तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ने इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया। तो ये जो है यहाँ ज्यादा पुश होएगा, यहाँ कम पुश होगा, यहाँ और कम पुश होगा। तो जैसे ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन, तो इसका अपन जीरो इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करें, क्योंकि ये कौन सा है, ये फोर्थ कार्बन एटम है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये वाले ग्रुप पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं। तो ये वाले ग्रुप पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ से आया, लेफ्ट साइड से आया। जो पहला कार्बन है उसने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी, फिर दूसरे कार्बन ने थोड़ी कम दी, तीसरे कार्बन ने और कम दी, चौथे कार्बन ने जीरो दे दी। तो ये जीरो दे दी, तो इसको अपन ऐसा जीरो भी कर सकते हैं। ये क्लिक हुआ क्या? एक बार शांतनु अनम्यूट करेंगे क्या? सर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा नहीं ना? हाँ, चौथा वाला मतलब नहीं जो देगा, तीसरा नहीं सर, वाला। वो हाँ, लेफ्ट वाले भी कार्बन नहीं देंगे ना, वो लेंगे ना, उस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा, मतलब उसमें के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो फिर वो CH2 प्लस डेंसिटी दे रहा ना। आप नंबर से बात करो, पॉजिटिव वाला कि 1 2 3 4, कौन से कार्बन की बात कर रहे हैं आप? तो पॉजिटिव वाला। हाँ, तो पॉजिटिव वाले के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है ना। तो मतलब वो पहले से प्लस है। हाँ, वो पहले से प्लस है, वो कार्बोकैटायन है। लाल कलर के डब्बे में कार्बोकैटायन है, ऑरेंज कलर के डब्बे में वो चीज है जो कार्बोकैटायन पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है। तो मतलब वो इफेक्ट इसलिए लग रहा कि वो पॉजिटिव से न्यूट्रल बन जाए। वेरी गुड, पॉजिटिव से न्यूट्रल बनने की इच्छा है। पूरी तरह तो वो न्यूट्रल बन नहीं पाएगा, क्योंकि सिस्टम में कहीं पे भी प्रॉपर निगेटिव चार्ज नहीं है ना। अगर पॉजिटिव निगेटिव रहा तो न्यूट्रल बन सकता था, करेक्ट है। यस सर। लेकिन वो कोशिश कर रहा है खुद का पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए, सही है। यस सर। तो उसका पॉजिटिव चार्ज कम कर, सब लोग ध्यान देंगे इस चीज पे। उसका पॉजिटिव चार्ज कम करने के लिए बाकी के जितने भी एटम्स है वो उसकी मदद कर रहे हैं। ज्यादा मदद हमारे ज्यादा क्लोज रिलेटिव्स, ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स करते हैं। जो दूर के फ्रेंड्स रहते हैं वो सिर्फ फोन लगा के बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ बोल देते हैं। तो फोर्थ कार्बन एटम जो है वो बहुत दूर है, वो हेल्प नहीं कर रहा है। थर्ड कार्बन एटम जितनी भी हेल्प हो पाई उतनी हेल्प कर दी, लेकिन सबसे ज्यादा हेल्प फर्स्ट कार्बन एटम ने की। सारे कार्बन एटम्स पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को कम करने में मदद कर रहे हैं। और मदद कैसे कर सकते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी बहुत हेल्प कर दी जाए। शांतनु कमेंट करो। यस सर, समझा। ठीक है, वेरी गुड। तो अब इसमें अपने को दिख रहा है कि कार्बन नंबर 1 2 3 कार्बोकैटायन इन द रेड बॉक्स को हेल्प कर रहा है। कार्बन नंबर 1 2 3 कार्बोकैटायन इन द रेड बॉक्स को हेल्प कर रहा है। और कार्बोकैटायन इन द रेड बॉक्स का पर अपन पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं। इस पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगा और इस वाले ग्रुप ने पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगाया, और ये ग्रुप ने नहीं लगाया क्योंकि ये चौथा कार्बन एटम है। और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते हैं। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है और कार्बोकैटायन की मदद कर रहा है। अब 1 मिनट देते हैं, इसको अपने ओन वर्ड्स में लिख लो। कार्बोकैटायन की मदद की जा रही है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। कार्बोकैटायन के चार्ज की डेंसिटी कम करने की कोशिश की जा रही है, और पहला दूसरा तीसरा कार्बन एटम हेल्प कर रहे हैं, जिसमें पहला ज्यादा हेल्प कर रहा है, दूसरा कम हेल्प कर रहा है, तीसरा और कम हेल्प कर रहा है, चौथा बिल्कुल ही हेल्प नहीं कर रहा है। क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है।
डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। चले आगे, चलो इसमें कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब अपन और एक चीज ऐसे ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसी के जैसा और एक स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ नीचे। मान लो कि उसमें ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ऐसा है, ठीक है। और इसमें देखो ऊपर वाले कंपाउंड में भी 5 कार्बन एटम थे और नीचे वाले इंटरमीडिएट, ऊपर वाले इंटरमीडिएट में 5 कार्बन एटम, नीचे वाले इंटरमीडिएट में भी 5 कार्बन एटम। लेकिन आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी अभी कि नीचे वाले में हेल्प ज्यादा मिल रही है। देखो हेल्प ज्यादा क्यों मिल रही है? क्योंकि इसमें तो 3 कार्बन एटम की हेल्प मिल रही है, इसमें 4 कार्बन एटम की हेल्प मिल रही है। लेकिन 4 कार्बन एटम की हेल्प से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 लोग आजू बाजू में हेल्प कर रहे हैं, इसमें एक ही साइड से हेल्प मिल रहा है। समझ पा रहे हो आप? ऊपर वाली चीज में एक ही साइड से सपोर्ट मिला, नीचे वाली चीज में दोनों साइड से सपोर्ट मिला। मतलब नीचे वाली चीज में क्या है? नीचे वाली चीज में ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, ज्यादा लोग भी है और ज्यादा क्वालिटी से भी सपोर्ट कर रहे हैं। ऊपर वेरी क्लोज रिलेटिव एक ही है, नीचे वेरी क्लोज रिलेटिव्स 2 है। तो लेफ्ट साइड से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का हेल्प मिल रहा है और राइट साइड से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का हेल्प मिल रहा है। ये चीज समझा जनता को? नहीं समझा हो तो प्लीज हाथ उठा के पूछ लो। एक बार फिर से बता देता हूं मैं। नीचे वाली चीज में कार्बोकैटायन बीच में होने की वजह से लेफ्ट साइड से भी हेल्प मिला और राइट साइड से भी हेल्प मिला और ज्यादा लोगों का भी हेल्प मिला। ऊपर तो सिर्फ 3 लोग हेल्प कर रहे हैं, नीचे 4 लोग हेल्प कर रहे हैं। और 4 लोग हेल्प करने के साथ साथ 2 क्लोज रिलेटिव्स आ गए। ऊपर सिर्फ एक ही क्लोज रिलेटिव है लेफ्ट साइड से। और अपन इसमें स्टडी करेंगे। फिर अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स भी बढ़ गए और नंबर ऑफ क्लोज रिलेटिव्स भी बढ़ गए, जैसे नंबर ऑफ मेंबर्स तो बढ़ गए, इसमें 6 लोग हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखो 3 क्लोज रिलेटिव्स आ गए इसमें। तो 3 क्लोज रिलेटिव्स आने की वजह से और ज्यादा हेल्प मिल गई। तो ये जो लेफ्ट वाला नीचे वाला कार्बोकैटायन है, ये वाला और भी ज्यादा स्टेबल हो गया। अब ध्यान से देखना, इस कार्बोकैटायन को बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन। याद करो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सिखाया था। एक कार्बन एटम जो जितने वन कार्बन एटम से बॉन्डेड है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन एटम से बॉन्डेड है तो 2 डिग्री, 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड है तो 3 डिग्री, बराबर। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो इसमें अपने को देख के समझ में आ रहा है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन में हेल्प करने वाली चीजें भी ज्यादा और क्वालिटी ऑफ हेल्प भी ज्यादा। 2 डिग्री वाले में 2 साइड से हेल्प कर रहे हैं, 1 डिग्री वाले में एक साइड से हेल्प कर रहे हैं। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। स्टेटमेंट होना चाहिए सबके नोट्स में। 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, आगे बढ़े। कोई डाउट इसमें किसी को? किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं अभी। ठीक है, और एक नेक्स्ट कंडीशन देखो। मान लो कि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है ना, ये जैसे CH3 बना देना और इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा देना। और इस पे देखो, इसमें अगर अपने को स्टेबिलिटी कंपेयर करने बोले तो भी अपन ऐसे ही करेंगे, क्योंकि 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। भले ही इसमें बहुत सारे लोग आ गए हेल्प करने के लिए, लेकिन इसमें फिर भी क्लोज रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा है, तीनों साइड से क्लोज रिलेटिव्स है। ठीक है, और कार्बोकैटायन 4 डिग्री नहीं हो सकता। 4 डिग्री कार्बोकैटायन इज नॉट पॉसिबल। 4 डिग्री कार्बोकैटायन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 4 बॉन्ड अगर रहेंगे तो 4 बॉन्ड के साथ में पॉसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, ये क्लिक हुआ क्या आप लोगों को? इसमें कोई डाउट? 4 डिग्री कार्बोकैटायन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एक बॉन्ड खाली रखना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज के लिए। फिर 3 डिग्री
मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। ये है इसका रीजन, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। आर अल्काइल ग्रुप, आर जो है वो अल्काइल ग्रुप क्या लगाता है, आर अल्काइल ग्रुप प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है। इसको लिख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। आर अल्काइल ग्रुप, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप। कोई डाउट किसी को नहीं है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े ना, जनता को समझ में आ रहा है ना? चलो एक बार हाथ उठा के बता दो जितने लोगों को समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, हाथ ही उठा, बटन ही तो दबाना है हाथ उठाने के लिए, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक। अब उल्टा, अब उल्टा, हाथ नीचे कर लो। अब कार्बन आयन के लिए देखते हैं। ठीक है, अब अपन कार्बन आयन का स्टेबिलिटी देखेंगे। तो कार्बन आयन में आंसर उल्टा आ जाएगा, सोचो, क्योंकि कार्बन आयन है। अब अगर इसको 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है तो वो तो प्रॉब्लम वाली बात है। फिर इसमें भी अगर दो जगह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है तो भी प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा कम हो गया। फिर अगर एक साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है तो भी प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा और कम हो गया। और लास्ट में अपन लिख सकते हैं CH3 माइनस। तो इसको अगर मैं ABCD नाम दे दूं तो कार्बन आयन का स्टेबिलिटी देखो, D सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर C, फिर B, फिर A। फिर अब इसमें ये नहीं सोचना कि सर वो कार्बन आयन के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो फिर वो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं क्या? नहीं, अल्काइल ग्रुप क्या करता है, आर ग्रुप, अल्काइल ग्रुप हमेशा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है। वो सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि सामने पॉजिटिव चार्ज है तो अपन इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, सामने निगेटिव चार्ज है तो अपन इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ऐसा नहीं करता अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट ही लगाता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ही लगाता है। तो 0 डिग्री वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू 1 डिग्री, ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू 2 डिग्री, ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू 3 डिग्री। ठीक है, तो कार्बन आयन के लिए अपन ने ये रूल लिख लिया और ये रूल अपन लर्न कर लेंगे। बोलिए हर्ष। सर मुझे ये डाउट था कि कार्बन पे निगेटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई है सर। हाँ, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई तो वो कोशिश करता है खुद की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने की, लेकिन क्या करे, आजू बाजू के रिलेटिव्स हेल्प ही नहीं कर रहे, हाँ बेकार में तकलीफ ज्यादा बढ़ा रहे। पिछले वाले केस में क्या था, कार्बोकैटायन था तो बाकी लोगों ने, देखो कैसा रहता है, ये बताया था ना हर्ष मैंने कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो करेंसी के जैसा ट्रीट करना है, राइट? हाँ हाँ, अभी अगर किसी के पास पैसे कम है तो रिलेटिव्स क्या करेंगे, थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे। हाँ किसी के पास पैसे ज्यादा है तो रिलेटिव जा जाके मांग थोड़ी लेते हैं उनको, लाओ पैसे दो, तुम्हारे को पैसे की वजह से ज्यादा तकलीफ हो रही है, बराबर? हाँ बराबर। उल्टा रिलेटिव्स क्या करेंगे, और ज्यादा पैसे देके सामने वाले की तकलीफ बढ़ा रहे हैं। तो चार्ज को, हाँ निगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन्स को मनी जैसा कंसीडर करें। हर्ष आपको म्यूट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को आप लोग करेंसी ऑफ द रिएक्शंस जैसा कंसीडर करें। फिर और एक चीज अपन यहाँ पे समझे, एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन यहाँ डेवलप हो रहा है कि चार्ज चाहे कोई भी हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, चार्ज हमेशा एक तकलीफ होता है। एक चार्ज मतलब एक पेन है लाइफ में, एक दुविधा है, एक संकट है जिससे हमें दूर भागना है। तो अगर सिस्टम पे पॉजिटिव चार्ज है तो कुछ तो भी करके वो पॉजिटिव चार्ज कम करने की कोशिश कर दो। सिस्टम पे निगेटिव चार्ज है तो कुछ तो भी करके वो निगेटिव चार्ज कम करने की कोशिश कर दो। हम ऐसा सोचे कि हमें न्यूट्रलिटी की तरफ जाना है। अगर पॉजिटिव है तो हमें निगेटिव की तरफ जाना है, और निगेटिव है तो हम पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेंगे। आवर एम इज टू रिड्यूस द चार्ज। हम चाहते हैं कि सिस्टम की चार्ज कम हो जाए। शांतनु। सर ये वाले एग्जांपल को हम नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे कि ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के अंडर ही आ रहा? ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर ही आ रहा है। मैं ये बता रहा हूं कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कार्बोकैटायन को तो फेवर करता, लेकिन कार्बन आयन के लिए प्रॉब्लम करता। अल्काइल ग्रुप लगाया है कार्बन आयन के आजू बाजू, तो अल्काइल ग्रुप तो हमेशा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ही दिखाता है। ठीक है,
यस सर। तो अगर अल्काइल ग्रुप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहा है तो कार्बोकैटायन के लिए तो अच्छी चीज है, लेकिन कार्बन आयन के लिए अच्छी चीज नहीं है। समझा? यस सर। ठीक है श्रेया। सर जैसे अभी ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में वो इलेक्ट्रॉन मतलब उसकी तरफ पुश करे तो निगेटिव में वो लेंगे क्या वहां से? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो श्रेया अभी मैंने निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ एग्जांपल्स बताए थे, एक आधा एग्जांपल याद है क्या आपको? नो सर। नो सर। अभी देखो, अभी बताया था हेलोजन ग्रुप, बराबर? हाँ हाँ, तो जैसे ये कार्बन है और ये कार्बन पे अगर सपोज एफ हेलोजन ग्रुप लगाया है, तो हाँ यहाँ पे देखो सब लोग ध्यान देंगे इस चीज में कि ये निगेटिव चार्ज को ये फ्लोरीन खींचने की कोशिश करेगा। तो खींचने की कोशिश करेगा मतलब ये निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा। तो जिस तरह से पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कार्बोकैटायन को स्टेबल करता, उसी तरह से निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन आयन को स्टेबल करता। श्रेया थोड़ा थोड़ा समझा क्या? हाँ सर समझा। हाँ, ये अभी आएगा, अभी अपन पढ़ने वाले हैं ये, ठीक है? ओके सर। श्वेता। जो बी वाला एग्जाम्पल है उसके दोनों साइड में अगर हमने कार्बन एटम लगा दिए तो बी वाला मतलब ए वाला बी से ज्यादा स्टेबल होगा क्या? ए वाला बी से ज्यादा स्टेबल होगा क्या? बी वाले में है ना दोनों साइड। और दो लगा दिए तो? हाँ, और दो लगा दिए तो वेरी गुड। तो ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि बी वाले में ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। श्वेता अनम्यूट करे। ओके सर, है ना? थैंक यू। मतलब मोर इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मोर इज द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। आप लोग लिख लो ये, मोर इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मोर इज द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जितने ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। मोर इज द पॉजिटिव इफेक्ट, लेस इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। More is the positive inductive effect, less is the stability of carbon ion. जितने ज्यादा कार्बन एटम्स उतना ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और जितना ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम स्टेबल कार्बन आयन, लेकिन उतना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन। हर्षद। सर लेकिन ए में तो 3 रिलेटिव्स है ना। हाँ 3 रिलेटिव्स है ना, बराबर। तो फिर सर रिलेटिव्स का नंबर मैटर नहीं करेगा। तो मैटर कर रहा है ना, इसलिए तो ए में ज्यादा खराब कर रहा है। देखो रिलेटिव्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते। अब अगर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन चार्ज, अगर ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा रिलेटिव्स होंगे तो ज्यादा खराब हो जाएगा ना कंडीशन। यस यस। तो ज्यादा खराब हो रही है ए में, सी में एक ही साइड से रिलेटिव। देखो कार्बन रिलेटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता। उसको ये नहीं समझता कि सामने वाले को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि सामने वाले को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिलेटिव को ये नहीं समझता कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, रिलेटिव को सिर्फ ये समझता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देनी है। इस केस में रिलेटिव अल्काइल ग्रुप, ये समझा हर्षद? यस सर। अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो जितने ज्यादा रिलेटिव्स उतना अच्छा, निगेटिव चार्ज रहेगा तो जितने कम रिलेटिव्स उतना अच्छा। क्लिक हुआ? यस सर। ठीक है, तो अभी कुछ स्टेटमेंट्स में लिखता हूँ बोर्ड पे। हाँ वीरती मेहता, डाउट पूछिए। सर अगर अपन ने बी वाले में साइड से और 2 कार्बन एटम्स लगा दिए और ए और बी में स्टेबिलिटी कंपेयर किए तो फिर ए ज्यादा अनस्टेबल रहेगा क्या, क्योंकि रिलेटिव्स ज्यादा है? हाँ मतलब रिलेटिव्स ज्यादा है, बराबर। जैसे वीरती शायद आप ये बोल रहे हो है ना, अपन बी की जगह बी डैश लिखते हैं, और आप ऐसा बोल रहे हो क्या? कुछ तो भी ऐसा बोल रहे हो क्या, बी डैश? हाँ हाँ तो वैसा ही। हाँ, तो फिर जो ए रहेगा वो ए फिर भी कम स्टेबल रहेगा, जैसे बी फिर भी ज्यादा स्टेबल है क्योंकि क्लोज रिलेटिव्स ए के ज्यादा है ना। मतलब ए 3 डिग्री है और बी 2 डिग्री है। हाँ तो रिलेटिव्स, ठीक है। रिलेटिव्स सोचे उससे बेटर ये सोचो कि आपको म्यूट करते हैं। रिलेटिव सोचे उससे बेटर ये सोचो कि डिग्री क्या है। जितनी ज्यादा डिग्री उतना स्टेबल कार्बोकटायन, तो उतना अनस्टेबल कार्ब अनायन। ठीक है, जितनी ज्यादा डिग्री उतना स्टेबल कार्बोकटायन, तो उतना अनस्टेबल कार्ब अनायन। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं बोर्ड पे, टाइप करता हूं, आप लोगों को वो सिर्फ लिखना है नोटबुक में और उसको घोट लेना। वो पॉइंट्स अपन लर्न कर ले। इसको डिलीट करें।
हाँ ये पॉइंट्स लिख ले सब लोग, पहले ये पॉइंट लिख लो, ये कंसेप्ट है, ये एक ओवरऑल कंसेप्ट है, और ये जो कंसेप्ट है ये इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड है। अभी जो पढ़ा है उसके रिगार्डिंग कंसेप्ट रेड कलर में है, और जो ऊपर ब्लैक कलर में है ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है। चाहे कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं, निगेटिव चार्ज हो तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो इसको लिख ले। फिर पॉइंट लिख लो, अल्काइल ग्रुप ऑलवेज शोज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अल्काइल ग्रुप जो है वो हमेशा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ही दिखाता है। रिलेटिव वाला कंसेप्ट याद रखना। अल्काइल ग्रुप ऑलवेज शोज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, लिख लिया क्या? कितने लोग लिख रहे हैं? जो लोग लिख रहे हैं प्लीज हाथ उठाए। ठीक है, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर और एक पॉइंट लिखेंगे अपन अभी। ये डिलीट करते हैं। ये लिख लिया गया? यार जिन्होंने नहीं लिखा वो प्लीज फोटो वगैरह ले लो इसका। ये ठीक है, बाद में रिकॉर्डिंग में से भी आप देख सकते हो। ठीक है, पॉइंट लिख रहा हूँ बोर्ड पे। ये दो पॉइंट्स लिख लेंगे। ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स रहेंगे तो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल रहेगा, लेकिन ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स रहेंगे तो कार्बन आयन, नहीं गलत हो गया यार, मोर इज द अल्काइल लेस इज द स्टेबिलिटी, हाँ बराबर है, सॉरी। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा, ज्यादा अल्काइल ग्रुप रहेंगे तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कम। लॉजिकल, कॉमन सेंस, सही है ये चीज। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो इसको ट्राई करो, 1 2 3 4 5।
हाँ भाई आंसर आ गया क्या? 1 2 3 4 5 कंपेयर करना है, ऐसा आंसर आएगा 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4, ऐसा कुछ तो भी आंसर देंगी जनता। ओम अनम्यूट, ओम अनम्यूट। Sir, 2 greater than 1 greater than 5 greater than 4 greater than 3. ठीक है ओम, इसका रीजन बताएंगे आप? सर वो कार्बन अनायन है, इसलिए उसके पास जितने कम मेंबर्स रहेंगे उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। गलत हो गया ना, तो सेक कार्बनायन थोड़ी, वो कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज है ना वो। हेलो, हेलो हाँ क्या हेलो? पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है कि निगेटिव चार्ज दिख रहा है? पॉजिटिव चार्ज है। हाँ तो आपका जो आंसर है वो पूरा अलग हो गया, लाइक अगर अपोजिट कर देंगे तो आंसर करेक्ट आ जाएगा शायद। 3 4 5 1 2, हाँ ठीक है, समझा ना आपको? हाँ सर वो तो आप, समझ हाँ गया। आपने सिर्फ ये गलती कर दी कि पॉजिटिव को गलती से निगेटिव ले लिया, बाकी आपका आंसर करेक्ट था, ठीक है। हाँ सर। ओके सर, ठीक है, तो करेक्ट आंसर लिख देते हैं अपन यहाँ पे, ऐसा नाम नहीं लिखने का। करेक्ट आंसर इज 3 की स्टेबिलिटी ज़्यादा, फिर 4 की स्टेबिलिटी, फिर 5 की स्टेबिलिटी, फिर 5 के बाद में 1 की स्टेबिलिटी और बाद में 2 की स्टेबिलिटी। तो अभी मैं रीजन बता रहा हूँ 1 और 2 में कंपेयर करने का। 1 और 2 दोनों क्या है? 1 और 2 दोनों 1 डिग्री है, लेकिन इसमें ग्रुप्स ज़्यादा है, ज़्यादा ग्रुप्स तो ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। फिर 4 और 5 क्या है? 4 और 5 ये भी दोनों 2 डिग्री है, लेकिन 4 में ग्रुप्स ज़्यादा है, तो इसलिए 4 5 से ज़्यादा स्टेबल। और 3 वाला तो वैसे ही 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री वाले तो हमेशा ज़्यादा स्टेबल रहते ही है, ठीक है। तो ये अपन ने रूल बना लिया और ये रीजन भी लिख लिया। तो आई होप ये जनता को रीजन समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी एक आज के लिए इतना सफिशिएंट है। अभी एक छोटा सा अनाउंसमेंट, नेक्स्ट वीक में हमारी जितनी भी क्लासेस लगेंगी, 2 लगेगी या 3 लगेगी, जितने भी क्लासेस लगती है उसमें से एक क्लास में हम डिस्कशन करेंगे डिफिकल्टीज का। लास्ट टाइम पे कल मैंने बताया था आफ्टरनून में आप लोगों को मॉड्यूल, बुकलेट, वर्कशीट, डीपीपी जो कुछ भी मिला है पेज की तरफ से, सेफ हैंड्स की तरफ से, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी मैंने ईमेल किया है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला है। जो कुछ भी स्टडी मटेरियल है आपके पास में नॉमेनक्लेचर और आइसोमरिज्म का, उसके आप डिफिकल्टीज पूछ सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीक में आइसोमरिज्म के डीपीपी से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। याद है दिवाली के वैकेशन से पहले एक डीपीपी मैंने डिस्कस किया था, तो आई विल टेक केयर ऑफ द रिमेनिंग डीपीपीज नाउ। वर्कशीट वगैरह भी जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो डिस्कस की जाएगी। उसी के साथ में सैटरडे और संडे, दिस सैटरडे एंड संडे सुबह 8 बजे का असाइनमेंट आ जाएगा, उसी दिन शाम में 8 बजे उसका सोल्यूशन आ जाएगा। अगले सैटरडे संडे भी सेम थिंग हो जाएगा, ईमेल पे मैंने शेड्यूल किया हुआ है। तो सैटरडे और संडे प्लीज 40 मिनट्स का 30 क्वेश्चन का आइसोमरिज्म का असाइनमेंट सॉल्व करे। और नेक्स्ट टर्न पे एक क्लास डिस्कशन का होगा और रिमेनिंग 1 या 2 क्लासेस अपन जीओसी कंटिन्यू करेंगे। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आज जो पढ़ाया ये इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। आगे आने वाली जितने भी कॉन्सेप्ट्स रहेंगे जीओसी के, वो सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही है, कौन सा ज्यादा स्टेबल, कौन सा कम स्टेबल, स्टेबिलिटी के रूल्स, अनस्टेबिलिटी के रूल्स, पूरे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसी ही बातें करने वाले हैं। कंपैरिजन वाली, ये ज्यादा स्टेबल है कि वो ज्यादा स्टेबल है, वो वाला ज्यादा स्टेबल किस रीजन की वजह से है। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी तरह से चलने वाला है। तो अगर आज का क्लास जनता को थोड़ा भी समझ में आया होगा तो आगे के क्लासेस स्मूथ जाएंगे। जिन लोगों को आज का क्लास नहीं समझ में आया उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये क्लास का रिकॉर्डिंग बाद में यूट्यूब पे देखें और फिर इस टॉपिक को अभी कवर कर ले। आज की क्लास में हमने पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कवर किया है, नेक्स्ट टर्न पे अपन निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे और थोड़े इसके रिलेटेड क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस करेंगे। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज मैसेज कर दिया करो। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्स। अब हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे, बाय।